का स्वागत है वीरेखा पे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार पीसीएस के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों को देखेंगे। आज हम इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी के जो री एग्ज़ाम हुए थे उसके महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को लेकर के आया हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो प्रावधान था एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित होती थी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब इसके विशेष अगर देखें यहाँ से तो अनुच्छेद 334 में संशोधन कर संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है। इसे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। शुरू में ये 1950 से लेकर के 70 वर्ष तक के लिए था। एंग्लो इंडियन का हमने देख लिया कि इनके नॉमिनेशन के प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। इनका जो प्रावधान था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में था। दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं जो संवैधानिक संशोधन जिसका जिक्र क्वेश्चन में है। 108वें संविधान संशोधन का बात किया गया है, तो ये सिर्फ विधेयक ही था। यह विधेयक जो है अधिनियम का रूप नहीं ले पाया क्योंकि ये पास नहीं हो सका राज्यसभा से, क्योंकि ज़रूरी होता है कि कोई भी कानून बनने के लिए जो विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो वो सदन के दोनों ही जो सदन है वहाँ से पास हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही कोई भी विधेयक जो है कानून का रूप ग्रहण कर पाता है। तो ये विधेयक ही रह पाया था ये, क्योंकि ये कोलैप्स हो गया था, लैप्स हो गया था बिल, ये पास नहीं हो पाया। इसके तहत जो प्रावधान की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो है संसद और राज्य विधानसभाओं में यानी कि विधायिका में 33% आरक्षण से संबंधित ये विधेयक जो है पेश किया गया था। 108वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था जो 2015 में आया था, इसके तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया। और 102वें संविधान संशोधन को अगर देखें तो 102 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इस अधिनियम के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये संविधान संशोधन 2018 में आया था, याद रखेंगे इसे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंध से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो दोस्तों यह नियम जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। गौरवतल बात यहाँ ये है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और पंचायती राज सिस्टम के तहत जो अनुच्छेद 243 है इसके तहत इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत जो है पंचायत में लेखा प्रबंध से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे, ऐसा प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग जो 9 है इसके अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। और पंचायतों के लेखा जोखा कैसे किए जाए और किस अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षण हो तथा कितनी अवधि में लेखा का निरीक्षण हो, इन सभी विषयों पर नियम राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल को याद रखेंगे कि आर्टिकल 243 आय के तहत जो है पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है और आर्टिकल जो है 243 वाई के तहत जो है नगर पालिकाओं के लिए जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है ताकि पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय मामले का जो है एक निरीक्षण किया जा सके और उनका जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल उसे विधायिका में रखवाते हैं यानी कि विधानसभा में रखवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन भारतीय संवैधानिक संशोधन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये 1976 में हुआ था आपातकाल के दौरान। इस समय पे जो संविधान में जो 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, यहाँ के 2 के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर जो है वो डी है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द जो है इसमें जोड़ा गया था।
तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखते हैं जो कि प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और पहचान है। यह संविधान की मूल भावना, उद्देश्य और आदर्शों को व्यक्त करती है। इसके विचार को अगर देखें तो प्रस्तावना का विचार उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसे याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। प्रस्तावना को कब अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने प्रस्तावना को अपनाया था और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो था, इसके तहत जो है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जो है संविधान में जोड़ा गया, जो कि 3 महत्वपूर्ण शब्द है। प्रस्तावना में कुल 5 आदर्श की बात की गई है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे जो है न्याय का बात किया गया है, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुता का, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का भी बात किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो कि 1973 का है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह संविधान की मूल संरचना को समझने का आधार प्रदान करती है। इसके बाद में B.R. अम्बेडकर की अगर बात करें तो अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। प्रस्तावना के उद्देश्य को अगर देखें तो यह संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट करती है तथा भारत के लोगों के संकल्प को व्यक्त करती है। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोकसभा में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो दोस्तों सोम्पेन जनजाति जो है अंडमान और निकोबार से संबंधित है और इस वर्ष जो है जिस समय ये एग्जाम था बहुत ही चर्चा था सोम्पेन जनजाति का। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। PVTGS उन अनुसूचित जनजातियों ST का समूह है ये जो अत्यधिक पिछड़े और विकास से वंचित माने जाते हैं। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसे PVTGS में से एक जो है ये ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति के 7 लोग ने पहली बार 2024 में आम चुनाव में 19 अप्रैल 2024 को मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लोकसभा सीट से किया। 1975 में भारत सरकार द्वारा 52 जनजातियों को पहचान कर प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PTGS के रूप में की गई थी। 1993 में इसे 23 और जनजातियों को शामिल किया गया इसमें। तो वर्तमान समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने होंगे। 2006 में आदिम जनजातीय समूह का नाम बदलकर जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTGS कर दिया गया। भारत में कुल जो है 75 जो है वर्तमान समय में PVTGS है जो 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। बिहार में केवल एक प्रमुख PVTGS है जिसे जो है बिरहोड़ कहा जाता है। अंडमान एवं निकोबार में 5 जो है PVTGS है, ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवा, सोम्पेन, सेंटिनीलीज। ओडिशा में सर्वाधिक PVTG है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कुल 13 है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, यानी कि संसद के जो सदस्य होंगे किसी लाभकारी पद पे नहीं होंगे? इसका अनुच्छेद जो है 201A है। इसका जो व्याख्या है, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहेगा यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो। अब बाद के रूप में अगर देखें तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत कुछ पदों को अयोग्यता से मुक्त घोषित किया जा सकता है, जैसे कोई सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हों। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्च में कटौती का प्रस्ताव रखना। इसका व्याख्या अगर देखिए, सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांग को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। केंद्रीय बजट की अनुदान मांग में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसे इंग्लिश में जो है कट मोशन कहते हैं। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययता कटौती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? दोस्तों
इस साल जो है 2 प्रश्न जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है पूछा गया था लोकसभा को लेकर के। तो दोस्तों इनकी जो स्थिति है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें हटा दिया गया। इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 331 के 31 के तहत इसका प्रावधान था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 334 के उपबंध के तहत जो है वह व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के लिए थी, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ होने से 70 वर्ष तक के लिए की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट के आरक्षण की व्याख्या को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। किंतु एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन के प्रावधान की अवधि को, यानी कि नॉमिनेशन की जो प्रावधान थे, इसको समाप्त कर दिया गया है। 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये 1967 से लेकर के 1969 तक थे, प्रथम बार बने थे, और दोबारा जो है 1977 में भी ये लोकसभा के अध्यक्ष बने। बाकी जो नाम दिए गए हैं आपके ऑप्शन में, इनकी चर्चा करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने थे। ये पंजाब के पूर्व राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीवी गिरी की बात करें तो भारत के 4थे राष्ट्रपति थे ये। वे स्वतंत्र भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, जिन्होंने बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता भी थे। इसके बाद में हम देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो भारत के ये 11वें राष्ट्रपति थे और वे भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहलाए। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? दोस्तों सही आंसर है 22 जुलाई 1947। कुछ महत्वपूर्ण डेट को देखते हैं जो कि संविधान सभा से संबंधित है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा ने स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण देश में लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% तय किया गया? ये जो है 71वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, 70वीं भी पूछा गया और 70वीं री एग्जाम में भी पूछा गया, यानी यहाँ से बराबर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसका जो महत्वपूर्ण संशोधन था वो 91वां संविधान संशोधन था। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक जो है सीमित कर दिया गया। ऐसे राज्य विधानसभाओं के लिए भी प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य था मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, खर्च में कटौती करना, सरकार को अधिक जवाबदेही और कार्यकुशल बनाना। यदि लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 81 मंत्री हो सकते हैं। इसके बाद में अन्य संविधान संशोधन को अगर देखें, जो 92 संविधान संशोधन 2003 का है, इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। अब भारतीय संविधान में जो कुल संवैधानिक भाषा है 8वीं अनुसूची में, जो कि 22 है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मैथिली को लेकर के। बिहार के एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 को अगर देखें तो अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया इसके तहत, जिसमें कि शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो है इसके अपवाद के रूप में जो है देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC, ST के लिए आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन नामांकन की अवधि जो है 2020 तक के लिए बढ़ाई गई इसके तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो दोस्तों इसकी अगर व्याख्या को देखें तो इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 153 से 162 तक जो है राज्यपाल से संबंधित है। 155 जो है इनकी नियुक्ति को लेकर के है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और 156 जो है इनके कार्यकाल के बारे में है, और 161 जो है क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार जब राज्य विधानमंडल कोई साधारण विधेयक पारित किया जाता है इनके द्वारा, तो वह राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
राज्यपाल के पास जो है 3 विकल्प होते हैं, विधेयक को स्वीकृति देना, विधेयक को अस्वीकृत करना या विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा देना। राज्यपाल के पास इसे लौटाने की कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं है। यह कार्यपालक की शक्ति की, राज्यपाल की जो शक्ति है इसके अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधान सभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी अयोग्यता का निर्माण कौन करेगा? तो जो सही आंसर है, प्रश्न उठता है कि किस राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड ए में उल्लिखित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। राज्यपाल ऐसा निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर लेता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्णय विधानसभा सभापति द्वारा लिया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है राज्यपाल होगा। इसके बाद में देखिए विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को प्रावधान है। 179 जो है उनकी रिक्ति पद से हटना और त्यागपत्र से संबंधित है। 181 जो है हटने के प्रस्ताव के समय अध्यक्षता नहीं करेंगे, इस चीज़ का प्रावधान करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 243 के तहत इनका प्रावधान है। उच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत जो है ऐसा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और वर्ष के पॉलिटिकल साइंस के PYQ प्रश्न को लेकर के। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।